बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और ये है अर्मिला हसन है। मैं इमरान हसन हूँ। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज भी एक साउंड एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ उम्मीद इसकी है कि हमारे प्रोग्राम को आप देखने के लिए मौजूद हैं कहीं पे भी, अपनी वर्क प्लेसेस पे, घर पे, और एक अच्छे दिन का आगाज करने जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके इस और नए दिन के बिल्कुल साथ साथ है। आपका मुंह क्यों बना हुआ है आपका? आज ना मेरा हाल सुबह सुबह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाला हुआ। मतलब तबाह हुआ। मैं सोई रह गई। जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी और यही हाल कुछ इंग्लैंड की सीरीज में हुआ। अच्छा, वैसे कल एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे किसी ने किया कि व्हाइट वॉश तो हो गया लेकिन टीम बदल गई। मतलब पाकिस्तान ने करना था लेकिन भाई मैं वैसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सॉरी टू से, नो ऑफेंस टू एनी प्लेयर। जितने भी सुपरस्टार्स हम कहते हैं और इनको हम ही सुपरस्टार्स बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से कल की परफॉर्मेंस हमने देखी, कभी हम कहते हैं बॉलर्स चल गए, कभी हम कहते हैं बैट्समैन चल गए। अब कल जो था वो बॉलर्स का दिन नहीं था और बैट्समैन ने जिस तरह से परफॉर्म किया, लेकिन उसके साथ साथ जी अब ये अपनी टीम, जैसे हम कल इमरान बात कर रहे थे, अपनी पोजीशन पक्की करने के लिए हर कोई मैं वैसे थोड़ा सा डिसएग्री रिस्पेक्टफुली करूंगा। ये दिन क्या होता है? इंग्लैंड का रोज दिन होता है, हमारा कभी दिन नहीं होता। हमारा वैसे कभी दिन नहीं होता। अभी तो पिछले कुछ चूंकि जब तक मेहनत नहीं करते तो आपका दिन नहीं होता, और जब तक एज ए टीम नहीं खेलते, इंडिविजुअल्स के मुंह को देखते रहते हैं। कल बाबर ने करियर बेस्ट 158 बना दिए, 2 50s हो गई, लेकिन उसके बावजूद हम 331 डिफेंड नहीं कर पाए इतने अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ। तो प्रॉब्लम सिर्फ टीम का है। टीम नहीं बन पाई और टीम बनाने वालों की गलती है कि क्यों नहीं बन पाए। प्लेयर इंडिविजुअली सारे हमने डिटेल बात करनी है और आज मेरा बहुत गुस्सा निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, एनसीओसी का एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए 1 अगस्त से हवाई सफर पर पाबंदी का ऐलान। तरक्की पजीर ममालिक से माली ग्रांट के वादे पूरे किए जाएं, कोरोना वैक्सीन तक रसाई आसान बनाई जाए। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी फोरम से खिताब। आजाद कश्मीर में सियासी जमातों के इलेक्शन मुहिम के दौरान एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार, लफ्जी गोलाबारी। इंडोनेशियन सिफारत खाना पाकिस्तान में कैसे काम करता है, जानेंगे इंडोनेशियन सफीर एडम एम टोक्यो से। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा से। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ बहुत एक्सक्लूसिव सेगमेंट्स भी हैं आज हमारे पास, और हमारे पास एक्सक्लूसिव मेहमान भी होने वाले हैं, तो आपने एक्सप्रेसो बिल्कुल मिस नहीं करना। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। और अफसोसनाक, सबसे पहले फिर आज कोरोना वबा की बात करनी पड़ी है। मुझे लगा था कि अब कभी बात नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर आज पहली खबर कोरोना की ही है और बड़ी खबर है। इस वक्त पूरी दुनिया तो कोरोना की नई लहर का सामना कर रही है। पाकिस्तान में भी चौथी लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है। कराची में लापरवाही और बेहतियाती उरूज पर है और फैलाव की शरह एक बार फिर 14%, यानी कि हर 100 में से 14 लोग कराची में कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और इससे बढ़कर भी जो खौफनाक बात है वो मुल्क भर की है, जहां भारतीय डेल्टा वायरस इस वक्त तेजी से फैल रहा है। और माहिरीन ये कहते हैं कि भारतीय वायरस दुनिया का खतरनाक तरीन वायरस है, जो आग की तरह तेजी से फैलता है। बिल्कुल, और भारतीय वायरस यानी डेल्टा वायरस की बात करें तो उसने भारत में तो तबाही मचाई है, साथ साथ इंडोनेशिया में भी तबाही फैलाई है। अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों को दोबारा लॉकडाउन पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए, भारतीय वायरस तो तेजी से फैल रहा है। पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम बात करें तो भारतीय वायरस के कई केसेस सामने आए थे, लेकिन अब कराची में भी भारतीय वेरिएंट के दर्जनों केसेस की तस्दीक हुई है और अगले 3 से 4 हफ्ते इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने इंकशाफ किया है कि मुल्क भर में कोविड के जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 50% भारतीय वायरस के हैं। और कोरोना की जो तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसके बावजूद ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, बाजारों में हम देख रहे हैं रश बढ़ रहा है, मवेशी मंडियों में आवाम का जमे गफीर देखने को आ रहा है। उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे सियासी जमातों ने अपना एक वो लगाया हुआ है, रौनक मेला जिसको वो कहते हैं, जी हमने यहाँ पे जलसे जुलूस करने, और कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, मास्क नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। और एनसीओसी ने तो कोविड एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज समेत तमाम कानून नाफिज करने वालों की इदारों की मदद लेने का फैसला बिल्कुल, यानी कि गंभीर तरीन सूरत हाल जहां से चले थे वहीं पे आके रुक गए हैं। जो लोग रिलैक्स हुए हैं वो सुन लें, डेल्टा वायरस आ गया हुआ है और फैल रहा है और एक बार फिर लोग मौत का शिकार हो रहे हैं।
डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टास्क फोर्स को भी हेड करते हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, सूरत हाल तो इंतहाई तशवीशनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने इससे पहले भी जो वेरिएंट्स भुगते उसके अंदर नुकसान उठाया, अगरचे कि दुनिया से कम उठाया, लेकिन इस बार लगता है कि जैसा फैलाव है नुकसान ज्यादा हो सकता है। इस सूरत हाल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यही है कि इस वक्त ये जो डेल्टा वायरस जो भारत से शुरू हुआ था और दुनिया भर में फैला है और अब पाकिस्तान में भी आ चुका है, उसकी वजह से सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और अब जो तेज़ी से आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि इसकी खुसूसियत यही है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, डेल्टा वायरस जो होता है, और इसके अटैक बहुत सख्ती से करता है इंसानी खलियों के ऊपर और फिर अंतड़ियों पे और फेफड़ों पे बहुत तेज़ी से अटैक करता है। तो ये जहाँ जहाँ पहुँचा है, आपने देखा कि इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में और हिंदुस्तान में तो जो क़यामत का समा हुआ था पिछले महीने, वो आपने देखा ही था। तो अब ये पाकिस्तान में भी पाया जा रहा है और कराची में हमारी लेबॉर्ट्री में, जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, वहाँ पे इसकी एनालिसिस भी हो रही है। तो पता चला है कि कुछ कराची के इलाकों में तो 15%, 30%, 40% तक यही पाया जा रहा है। कुछ जगहों में 50% ये पाया जा रहा है जो केसेस मुब्तला हैं कोरोना में। तो ये इस वजह से बहुत ही सूरत हाल खतरनाक है पाकिस्तान डॉक्टर साहब, अब चूंकि हम भारतीय वायरस या वेरिएंट की हम बात करें, ऑब्वियसली तेजी से फैल रहा है और इसके हवाले से चूंकि हम बात करते रहे कि एयरपोर्ट्स पे भी बगैर किसी हम कह लें चेकअप के लोगों को आने दिया गया, जिस तरह से वायरस यहाँ पर पहुंचा, और ये नेग्लिजेंसी है एक तरह से। और अब चूंकि हम ईद के करीब भी जा रहे हैं, ईद भी आने वाली है और ऐसे में रश बढ़ रहा है, लोगों का आने जाने का सिलसिला भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की जो पहले अपनाई गई थी, डू यू थिंक कि हमें दोबारा से प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए या फिर हम इसका वेट करें कि खुदा न खास्ता ज्यादा फैले? बात यह है कि एयरपोर्ट्स पे आप कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो लोग आते हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं होते, कोई बुखार नहीं होता, कोई खांसी नहीं होती, लेकिन वो कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं और ये फैला सकते हैं। और हर एक का आप PCR टेस्ट तो कर नहीं सकते, या तो 14 रोज़ के लिए आप वही पॉलिसी इख्तियार करें जो बरतानिया में कर रखी है कि जो भी पहुंचे कराची या लाहौर या इस्लामाबाद, उसको 2 हफ्ते के लिए होटल में बंद कर दें और बाहर ना निकलने दें, जैसे कि बहुत से ममालिक कर रहे हैं। तो इसको आप बंद नहीं कर सकते, आना तो आना है ही, इसको जितनी ही आप प्रिकॉशंस कर लें। और जो दूसरे जो आपने फरमाया कि आप क्या करें, स्मार्ट लॉकडाउन करें या नहीं, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे NCOC इसको मॉनिटर कर रहा है और अगर ज़रूरत होगी तो यकीनन कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि वो सिचुएशन पैदा नहीं होती इंशाल्लाह। लेकिन डॉक्टर साहब, इंडिया के अंदर हमारे पास जो कि एक मिसाल मौजूद है और उससे सीखा सकता है, काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस हमने देखा, ब्लैक, येलो, वाइट, डिफरेंट टाइप्स आती रहीं, और फिर उसके साथ साथ जल्दी बीमारियां बहुत ज़्यादा इससे बढ़ी हमने देखा, और कुछ लोगों की तो बहुत बड़ी तादाद में बीनाई भी ज़ाया हुई। WHO ने भी इसको नोटिस किया, तो और वो इस डेल्टा वायरस से मुंसलिक है, इससे रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई हिकमत अमली है कि अगर ये वायरस फैल भी रहा है तो वो जो जल्दी अमराज हैं वो ज़्यादा ना फैलें, आँख का मरज़ ज़्यादा ना फैले? जी बिल्कुल। ये तो ख़ास तौर पे जो ब्लैक फंगस है वो काफ़ी इसके साथ एसोसिएटेड रहता है। तो अगर ये फैलता है पाकिस्तान में, जो कि अल्लाह करे कि ना फैले, तो फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी और जो उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज़ हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ वैक्सीन के हवाले से, अब चूंकि हमने देखा है कि बहुत सारी आवाम को वैक्सीनेशन लग रही है और लगाई जा रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो वैक्सीन अभी पब्लिक को लगाई गई है ये डेल्टा वायरस के हवाले से इतनी जो कह लें मौसर साबित होगी? उसका जो जिस इंटेंसिटी का ये वायरस है, क्या ये उसके लिए कैपेबल है कि उसको रेजिस्ट किया जा सके? जी बिल्कुल। ये जितनी वैक्सीन हैं खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं और शदीद बीमारी से तो हर एक को रोकती हैं, प्रिवेंटिव हैं, लेकिन फिर भी आपको कोरोना वायरस लग सकता है कि उनकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं है जितनी ओरिजिनल चाइनीज वायरस की थी। तो आपको कुछ बचाव होगा लेकिन कंप्लीटली बचाव नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जी, हमें अर्ली इन द मॉर्निंग आपने इनफैक्ट आप यूट्यूब सामने, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया और इस आम मौजू पे हमसे बात की। बातें हुई हैं जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें नया सिर्फ यही है कि हमने जो एहतियात करना छोड़ी है, हमने और आपने, उसकी जानिब दोबारा आना है। वो लोग जिनको कोविड हो चुका है बड़े मुतमईन
थे या मुतमईन हैं। कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, बल्कि कुछ लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है उनको भी इम्पैक्ट किया है इस वायरस ने। लेकिन वैक्सीनेशन का फायदा आपके लिए यही है कि ये वायरस तो तब तक मोहलिक नहीं रहेगा कि आपको खुदा न खास्ता हॉस्पिटल जाना पड़े। तो एहतियात के अलावा तो और कोई हल नहीं। बिल्कुल एहतियात करें और वैक्सीन लगाएं, यही हम बार बार कहते हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आगे बढ़ें और आपको कुछ दिलचस्प और मुअस्सर और मुफीद बताएं तो गलत नहीं होगा। हज के अयाम चल रहे हैं, हमें मालूम है, मगर कोरोना वबा ने गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हज को महदूद कर दिया है, हम सबको मालूम है। और सिर्फ सऊदी अरब के मकाम ही जो मकामी लोग हैं वही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। मगर हम आज जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बड़ी नायाब है। इसमें एक बड़ी अच्छी काविश की गई है, वो ये है कि खलीली कलेक्शन की जानिब से लोग मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाकर वहाँ की तारीखी चीज़ों की ज़ियारत करते हैं। जो करते थे वो खलीली कलेक्शन ने एक ऐसी ऐप में, एक ऐसे क्या कहना चाहिए, प्लेटफॉर्म में समो दिए हैं कि वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और वहाँ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के हवाले से उसकी जो तारीखी नक्शे हैं जो कि दीन इस्लाम के इब्तिदाई दिनों का नक्शा खींचते हैं वो देख सकते हैं। लिंक स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, आप देखेंगे भी और ये आप देखकर अपने दिलों को तो मुनव्वर कर सकते हैं। और हम ये सब दुआ करते हैं कि हमें ये सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू देखने को ना मिले, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में वबा से हमें छुटकारा मिले और हम फरीज़ा हज जो है पूरी दुनिया के मुसलमान उसको अदा कर सकें। और ये वेबसाइट पे ऑब्वियसली उन्होंने इसको समोने की कोशिश तो की है ताकि आप ज़ियारत कर सकें बहुत सारी ऐसी तारीखी चीज़ों का और ऐसी मकामात का, नक्शों का। लेकिन स्टिल जो वहाँ जाकर ज़ियारत का मज़ा, मेरे ख्याल से मान वो इन वेबसाइट्स पे उस तरह से नहीं आप कर सकते। पुराने दौर में लोग सहरा है जो कि अरब में पैदल भी जाया करते थे हज के लिए, पानी के जरिए भी बहुत सारे लोग जाया करते थे। इन सभी अयाम का और इन सभी अतवार का नक्शा खींचा गया है और एक तो तारीखी लिहाज से भी मुख्तलिफ पहलुओं को वाजे किया गया है, जिससे हमें आजकल के दौर में मौजूद जो सहूलियात हैं उनकी भी कदर आती है। और दूसरी जानिब इस बात की भी कोशिश की गई है कि वो लोग जो कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली जाके इस एजाज से महरूम है इस साल, वो कम अज़ कम कुछ ना कुछ अपनी आंखों की ठंडक में इजाफा कर सकें और कुछ ना कुछ जो है वो अपने जज्बात की तक़वियत के लिए इन मकामात की को देख सके और उनकी ज़ियारत कर सके। सो ये एक हमारी भी छोटी सी कोशिश है जिसके जरिए हमने इसको। अच्छा इमरान, ये 3D वेबसाइट है और ये बहुत खूबसूरत है। इस वेबसाइट का लिंक आपकी टीवी स्क्रीन्स पर भी है, खलीली कलेक्शन के नाम से है। और आप यहाँ पर जिस तरह से अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं, आप अपने फोन्स में, अपने लैपटॉप्स के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगली खबर हम जो शामिल करने वाले हैं वो भी अच्छी खबर है। वो शहर कायद के हवाले से है। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली बार खवातीन एहलकारों को कराची में तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर खवातीन एहलकारों को शारा फैसल और क्लिफ्टन में तैनात किया गया है। और शारा फैसल पर तैनात खवातीन जो है, खवातीन एहलकार हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं और खवातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी जो है वो मेट्रोपोल चौक से लेकर एयरपोर्ट तक है। और इब्तिदाई तौर पर खवातीन जो एहलकारों का काम है वो आगाही फराहम करना। बिल्कुल, आगाही भी फराहम करेंगी और उसके साथ साथ ट्रैफिक पर नजर भी रखेंगी। खवातीन एहलकार ज्यादातर मोटरसाइकिल सवार अफराद की आगाही के लिए तैनात की गई हैं। या आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर भी आ रही हैं और आई थिंक दे हैव मेड हिस्ट्री। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक खवातीन एहलकारों को भी अभी चलान का इख्तियार नहीं दिया गया। ये वैसे क्यों किया गया पता नहीं, अभी देखते हैं ना क्या होता है आगे। क्योंकि अच्छा वैसे लाहौर में हमें ट्रैफिक पुलिस में खवातीन नजर आती थी, लेकिन कराची शहर कायद में इस तरह से पहली बार हुआ है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव मेरे ख्याल से। और सबसे बढ़कर पब्लिक से हम जब ये लाहौर में भी तैनात की थी कुछ ट्रैफिक एहलकार पुलिस की जो थी खवातीन, उन्होंने कंप्लेन की थी कि शहरी उस तरह से कॉपरेट नहीं करते। तो शहर कायद के लोगों से हम यही कहेंगे कि आप इनके साथ कॉपरेट करें। ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है, बहुत एक, क्योंकि बहुत सारी खवातीन भी रोड्स पर ट्रैवल करती हैं, उनको कंफर्ट जोन देने की लेकिन अब मैं आपको बताऊं खवातीन के चालान इससे ज्यादा होंगे, खवातीन एहलकार करेंगी। मेल एहलकार मुझे लगता है थोड़ा लिवरेज दे देते होंगे खवातीन को कि खातून है, जब खातून तो खातून को फिर चालान करेंगी ना। खैर दोनों अच्छा है, 51% हमारे मुल्क का, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा होने चाहिए और मुकम्मल इख्तियारात के साथ होनी चाहिए। हमारी बेस्ट विशेस भी हैं एंड वी वुड से मोर पावर टू यू गर्ल्स। और जो भी लोग इस हवाले से आगे आना चाहते हैं वो भी इनको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहले चूंकि कॉपरेट करें, इनिशिएटिव कराची पुलिस का है तो उनको भी हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी सूबों को भी आगे आना चाहिए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको मालूम है कि एक्सप्रेसो को एक एजाज हासिल है कि हम अपने सेगमेंट फ्लैग्स के जरिए आपकी मुलाकात दुनिया भर के सुफरा से जो पाकिस्तान के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, न सिर्फ उनसे वन ऑन वन मुलाकात करवाते हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक का कल्चर, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। और ये एजाज सिर्फ एक्सप्रेसो ही के पास है।
आज हमने उससे भी मुनफरिद कुछ कर लिया और उससे भी कहना चाहिए कि एक कदम आगे हम चले गए। आज हम स्टूडियोज़ के अंदर एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम उनके मुल्क के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करेंगे और एक्सप्रेसो में उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे। नन अदर देन इंडोनेशियन सफ़ीर एडम टोगियो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं और आई वुड लाइक टू थैंक हिज एक्सीलेंसी कि उन्होंने टाइम निकाला दैट यू केम हियर और हमें ये ऑनर दिया कि हम आज स्टूडियोज़ के अंदर लाहौर में उनको न सिर्फ वेलकम करें बल्कि उनके साथ एक जो नशिस्त है वो गुफ्तगू की भी करें। सो फॉर्मल वेलकम हिज एक्सीलेंसी Thank you so much for joining us in Thank you for Expresso. joining us. Thanks for How are you doing so far? Alhamdulillah. First of all, I would like to express our appreciation for inviting me to join in this Pleasure is all. TV shows. I really, enjoy my staying in Pakistan, meeting with lovely peoples and also Pakistani people who are very approachable, very friendly and warm. So we call Lahore as a heart of the country, heart of Pakistan. How are you enjoying your trip in Lahore? I think Lahore is very vibrant, the dynamic, and look at, for instance, the best high learning educations. Most of them are located in Lahore. So yesterday I met with Dean Vice Chancellors in Lahore College of Women's Universities, and I see. Once again, Lahore, especially, the women's university, it is pioneering in promoting the women empowerment in Pakistan. So I think, in addition to those, Lahore Punjab University is also the oldest ones, is located in. So you try to learn a bit of Punjabi in Punjab University? You're right. That's my program, trying to, once again, to make a closer building bridge between the peoples of Pakistan and peoples of Indonesia. Lovely. How many places you have visited in Pakistan and which place you like the most? I visited Lahore twice. I think it's because of a very interesting and dynamic of Lahore and the surrounding area of Islamabad, like Muri. There's a lot of nice mountainous area close to the Islamabad. So I really enjoyed, living in Pakistan because, to my surprise, Pakistan's Islamabad is very green. Yes. You see the Fatima Jinnah Park, which is in terms of the size is comparable with Hyde Park, London, or even Central Park of New York. I was living in those two states, in London and New York, so I was quite surprised to see. A bit relate with the... Yeah. Right. I would like to, know about this specific fact that your country is the largest one in the world that has most of the islands. And, that is the reason that most of the, tourists used to visit your country. And this is a big source of revenue as well. Pakistan is just focusing on tourism nowadays. And Pakistan so wants to, develop its tourism, whether it's based on seas and islands and mountains and all. So what benefit can Pakistan have with the experience of Indonesia in the field of tourism? Well, this is very interesting questions. I think the fact that the tourist industries contribute a lot for the economy, not only Indonesia. The Indonesians, prior to the COVID, the tourist sectors contribute, I guess, close to 10% of GDP. And the government then realizing this potential for the economic developments put a lot of effort to try to promote tourist sector. And I think the Prime Minister's Imran Khan also put a lot of energies in trying to revive the economy through tourist sectors. This is some things that we see from the improvement of the infrastructure. So you felt that change on the government level in Pakistan? Yeah, and I remember two months ago, the government in Pakistan, they opened a route for train connecting Islamabad to one of the, in the northern part, tourist destinations, which is very interesting because nowadays people are easily to go to the northern part using a train. So I think the tourist sector is very important, and the governments of Pakistan making a lot of effort in the way on the right track in trying to revive the economy based on the tourist industries. But we all aware because of the COVID, and certainly we need to put a break for the time being. Things have changed a lot due to COVID. Yeah, due to the COVID, there's a lot of change. But I think the government in Indonesia, like many other countries, also preparing the new normal situations by
improving the SOP, the protocol, health protocols in trying to, welcome Exactly. once again the tourists. So I think this is something that, need to be introduced Focused, also. So, Excellency, you have served in different countries, and you must be having the vast experience to serve. But what difference you find in Pakistani nation and the people of Pakistan and Pakistan, being in this country? What was the difference that actually made you feel different than of other countries in Pakistan? The very dynamic young societies and very technology savvy. This the youth of Pakistan. What I learned. You look at the Twitter, you look at the Facebook, even the TikToks nowadays. People, the youth, the ex-Z millennial in Pakistan, they are active engaging using the social media. So I think this is something that quite the same also with Indonesia, because I think the two countries also have the demographic dividends in terms of the youth population. So they are very active, very dynamic, and they are very creative. So this is something that I learned from Pakistani. That's Okay, great. That's perfect. great. If we talk about your role as an ambassador, your embassy has been supported e-businesses in Pakistan. How's the response so far? Yeah, Alhamdulillah, the response is quite positive. Yesterday we just launched the platform for business to B2B platform, allowing the business community to interact, because nowadays I understand because of the COVID, less interactions, less travel. Okay. So the embassies, not only Indonesia, I guess all the embassies are required to find a creative way trying to promote, to continue promoting the economic sectors. And I think one very interesting note in terms of the bilateral trade, despite of the COVID situation last year, we also see the increasing trade in terms of values. 2.5 billion US dollars is quite significant. But I think when we look at into more detail, we see that we need to diversify the export-import trade. And this is something that I'm working, try also to introduce more goods from Indonesia, likewise also introducing small food, more product from Pakistan to Indonesia. Oh, by the way, quinoas and mangoes also very popular. Kiwis and mangoes, okay. Yeah, they're so delicious. Okay, Delicious. so His Excellency, I would also like to have your opinion about Islamophobia. Prime Minister Imran Khan has been quite vocal about Islamophobia, and obviously this is one of the issues that world is facing nowadays, and especially Islam and Muslims are facing throughout the world. So what is your take on it? The way it is being taken up by the leadership, particularly by the Prime Minister Imran Khan, how you see it? I think the Islamic countries through OICs are working very hard also, joining the Pakistani idea, because I think Pakistan was proposing in the UNGA, if I'm mistaken, 2 years ago, Prime Minister Imran Khan proposing to dedicate 1 day in a year to once again reminding the international community about the Islamophobia. And I think the OICs also are working hard in trying once again to raise the awareness of the international community. And I think for that reasons, I think it is a must for the international communities to work together once again, involving the religious leaders also, because I think religious leaders play important roles because they have a lot of huge followers. Yeah. Once we can convince the religious leader, then it is easy. The message can go through to the followers. So the interfaith leaders is very important. And the second important element also, which is of equal importance, also the journalists, involving the journalists also in the dialogue. Because I think journalists also play important role, sensitizing the issues. Sensitizing, Because I think journalists, you have most powerful weapon
It's like Pen. pen. Yeah. Yeah, friends. So I think involving journalists in discussions on this issue is very important. I would like to ask you a small question about Kashmir. If we talk about Indian occupied Kashmir, Kashmiris are suffering a lot for their basic human rights in Kashmir, Indian occupied Kashmir. How do you see the struggle of Kashmiris, and what kind of steps should be taken by the international forums regarding these issues having in Kashmir? Well, we continue to believe that the Pakistanis and Indians should discuss this issue, the Kashmir issue. I think we are, both two countries are good friends of Indonesia, and we continue to believe that no military solutions can solve any issues of global affairs. So with that, then certainly India and Pakistan need to sit together in trying to find Dialogue is the Okay, so in the end, do you know any word, any line? Because I really feel glad when somebody speaks in our national language, and most of the ambassadors used to know somehow one line or two. So can you speak a single bit, word a maybe. line, any, if you have learned? This is just a test of yours, Excellency. Indonesia and Pakistan Zindabad. Oh, lovely, lovely. That's Thank you amazing. so much for joining us. It's such an honor to have you on our show, and I hope both the countries will work together for the betterment of this region, basically. And it's an honor to have you on And the show. just don't Thank you. forget to have some delicious food in Lahore, the street yes. food in particular. Do try nihari and biryani. Nihari and biryani. Thank you You so might have tried. So thank you so much. once Thank you so very much. His for Excellency inviting Mr. me. Adam Tugyu, the ambassador of Indonesia, हमारे मेहमान थे और आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक दोस्त ममालिक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ताल्लुक पे यकीन रखते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ई बिजनेस की मार्केट के अंदर एक बहुत बड़े पोटेंशियल का भी जिक्र किया जिस पे दोनों ममालिक काम कर सकते हैं। विद दैट टूरिज्म में पाकिस्तान इंडोनेशिया से किस तरीके से सीख सकता है उसके बारे में भी एक्सेलेंसी ने डिटेल्स में बात की। आई होप आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग सरप्राइज पसंद आया होगा और हम ऐसे सरप्राइज इंशाल्लाह आपको एक्सप्रेसो में देते हैं। और हमें बहुत मज़ा आता है जब भी हम एम्बेसडर से बात करते हैं, क्योंकि वो अपने और हमारे कल्चर के हवाले से कुछ सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आज इंडोनेशियन एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद थे। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं वकार अहमद जो कि इस वक्त गिजर में मौजूद है, हमें पता है, और गिजर से हमें मुख्तलिफ लोगों से भी मिलवा रहे हैं, खूबसूरती भी दिखा रहे हैं। आज भी वकार भाई के पास कुछ है इंटरेस्टिंग, कुछ आम शख्सियत भी है, तो उन्हीं के पास जरा चलते हैं और पूछते हैं। वकार भाई, ओवर टू यू, क्या है आज खास आपके पास गिजर से? बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया अरबला। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही चमकीली और बहुत ही खूबसूरत सुबह है इस वक्त यहाँ पे, और मैं यहाँ पे से क्या मुराद है, यहाँ से मुराद ये है कि मैं गिजर वैली में हूँ, डिस्ट्रिक्ट गिजर जिसको पानियों की सरजमीन कहते हैं, और तख्लीकी जहन है यहाँ पे। इसकी एक सबसे बड़ा मज़र इस वक्त आपको मेरे सामने नज़र आ रहा होगा, ये बच्चों के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नाला है जो कि यहाँ बहता है, और वहाँ से पानी डाइवर्ट करके बच्चों को ये बताने के लिए कि एक्चुअली पुरानी पनचक्की कैसे काम करती थी। बहुत ही खूबसूरत और चमकीली सुबह में इमरान और अरमला, मैं आपको एक बहुत ही पाकीज़ा रूह से मिलवाने जा रहा हूँ। अच्छा। और उनका नाम है रहमत। रहमत जो हैं ये देख नहीं सकते, स्पेशल पर्सन है, और एमए की इन्होंने मास्टर की डिग्री ली हुई है। ये बहुत ही पढ़े लिखे फ़र्द हैं यहाँ पे। इन्होंने बहुत एक समाजी रहनुमा है, बहुत सारा काम किया है यहाँ पे इन्होंने स्पेशल पर्सनस के लिए। ना सिर्फ ख़ुद तालीम याफ्ता हैं बल्कि स्पेशल पर्सनस के लिए बेतहाशा काम करते हैं। कोविड की सूरत हाल जब हुई थी उस वक्त ये बहुत पेश थे, बहुत आगे थे। रहमत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। रहमत भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी जो ये डिस्ट्रिक्ट गिजर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे लोगों की सरजमीन है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया है, बहुत शुक्रिया। रहमत साहब, आप ये बताइए कि क्या आपका मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एसोसिएशन जिसको आप चला रहे हैं, उसका नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वकार साहब, आपका और एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का मैं अपनी जानिब से और तमाम माजूर अफराद की जानिब से इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के यहाँ हमारे पास आए हैं।
मेरी जो एसोसिएशन है इससे मुतल्लिक़ आपको बताता चलूँ, 2015 में हमने ये जो एसोसिएशन बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सनस गज़र, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताई, तो ये जो वादी है इसको शोहदा की वादी भी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निशान हैदर का भी एजाज़ हमारे इस सरज़मीन को जो है ना नसीब है। ये बताएं कि यहाँ पे इसके अलावा यानी आपने एक तो कोरोना जब आया था, कोविड की सूरत हाल थी, उस वक्त आपने बहुत ज़बरदस्त पेश रहे थे आप, तो उस वक्त कितने ख़ानदानों तक आपने खाना पहुँचाया था, मतलब क्या खिदमत थी उस वक्त? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तो कोई कमाल नहीं है। सबसे पहले वो इदारे जिन इदारों ने हमें सपोर्ट किया, हमारी तंजीम पे ट्रस्ट किया, माजूर अफराद की लिस्टें मांगी गई। पाक फ़ौज गिलगित बल्तिस्तान FCNA की जानिब से हमने 450 माजूर अफराद की फैमिलीज़ को फूड सपोर्ट दे दिया। उसके बाद अखवत फाउंडेशन है, उसके बाद दूसरे जो हमारे इधर लोकल जो हमारे डोनर्स हैं इनकी मेहरबानी से, और ख़ास तौर पे हमें जो ऑफिस डोनेट किया है मोहम्मद शहबाज साहब, उनकी मेहरबानी से हमने बहुत सारे माजूर अफराद तक हम पहुँचे, क्योंकि वो बेबस हैं जो माजूर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जो 10-10, 20-20 सालों से लॉकडाउन का शिकार है। हमारी कोशिश ये होती है सबसे पहले उन तक हम पहुँच जाए, तो जो उनका अमानत है वो हम पहुँचा दें। आपकी बेटी का नाम क्या? मेरी बच्ची का नाम रुमैसा अमान। रुमैसा अमान, अरमला ये रुमैसा अमान है, और मैं एक कोशिश करूँगा अपने लिए, अफकोर्स आप तक तो ये मिल्क शेक नहीं पहुँच सकता, अपने लिए मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। आप यही कर रहे हैं? ये देंगी, ये मैं पी लूँ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप पियो, अब आप पियो। अब आप ये ले लें, ले लें। ये और ये बात ही करेंगी, कैमरा शाही हैं। खैर वैसा बहुत प्यारी बच्ची है, और रहमत साहब की ये साथ रहती है। मुझे 1-2 दिन यहाँ पे हो गए आए हुए, मैं जब भी देखता हूँ तो बेटी आपके बिल्कुल साथ होती है। सर, और बेटियाँ क्या, बेटियों के बारे में कुछ और सब बताएं। सर, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अजीम नेमत है बच्चे, औलाद। तो मेरी जब बच्ची 1 घंटा भी अगर मुझसे दूर रहती है तो ये मुझसे भी ज़्यादा मुझे याद करती है। कल शाम को जब मैं घर पे नहीं था, शाम के टाइम पे इसकी माँ, जी, इसकी मामा ने मुझे फ़ोन की, बच्ची आपको ढूंढ रही है। फिर मैं फ़ौरन पहुंच गया। तो बच्ची जो होती है सर, एक नेक माँ, नेक बहन या नेक बेटी, ये अल्लाह ताला की अजीम नेमत है सर, अल्लाह का शुक्र है। तो ये एक पानियों की एक खूबसूरत सरजमीन है जहाँ पे हर वक्त हर तरफ पानी बह रहे होते हैं। इस वक्त हार्ड लाइट है जिसकी वजह से हम यहाँ पंचक्की के सामने बैठे हैं, वगरना इस साइड पे बहुत ही खूबसूरत नाला है, और ये कुछ मनाजिर जो हैं वो हमने मतलब आप साइड पे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यानी हम रिजल्ट जो बहुत है उसका जेलस हो कोई रहे हैं, आपको कंपैरिजन देख नहीं रहे हैं, है। और आप जिस तरह से वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हमें जेलसी डेफिनेटली हो और रही जो है। आवाज़ थी ना पानी की, जबरदस्त। चलें जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और शो के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, और अब बारी है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी की, जिसमें हिना न्याजी आज जस्टिस रिटायर्ड नास्टा जावेद इकबाल से आपकी मुलाकात करवा रही हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजारती हैं, रूटीन क्या है, सब बता रही हैं। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। आज सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की अहलिया, जस्टिस रिटायर्ड नास्रा इकबाल साहिबा से। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी रूटीन क्या है और ज़िंदगी किस तरह से गुजारती हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसी हैं मैम आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, कोविड के ज़माने में इंसान ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहता है। सुबह का आगाज़ किस तरह से करती हैं आप? दिन का आगाज़, नाश्ता क्या करती हैं? माशाल्लाह इतनी हसीन है, खाती क्या है नहीं, आप? मैंने क्या हसीन होना है, अब तो मेरी उम्र कहती थी ना, थोड़ी रह गई थी, बहुत ही लंग गई। तो मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, क्योंकि आजकल 3:30 बजे सहरी होती है, 4 बजे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, और ये 4:45 बजे तक नमाज रहती है जी। और उसके अलावा ये है कि कोई कुरान मजीद का मुतालिया, या मैंने तो अब आसान तरीका से रखा हुआ है, क्योंकि अब निगाह भी उस तरह की नहीं है कि वो 30 सिपारे जो है वो रिकॉर्डेड है। थोड़ी सी ये है कि सुबह चहलकदमी कर लेती हूँ,
पीछे छोटा सा सब्जा है। बिल्कुल, आपने सब्जे की बात की तो माशाल्लाह बाग आपका बाहर बहुत खूबसूरत है। क्या बागबानी का भी शौक है? बागबानी का मुझे शौक तो नहीं है, मेरी वालदा को बहुत शौक था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन बहुत अच्छा मेरे पास है एक लड़का जो आया था खाकरोब के तौर पे, लेकिन फिर उसने कुछ माली बानी भी सीख ली, वही थोड़ा बहुत ख्याल रखता है, कोई इतना ख़ास तो वैसे बाग नहीं है। अच्छा मैम, आपका मेका और ससुराल जो है वो दोनों ही अदबी घराने हैं, तो दिन में कितनी किताबें पढ़ती हैं? नहीं, अब तो देखे ना मेरी बिनाई वैसी नहीं रही, और मैंने ये ऑपरेशन कराना था आँख का, मैं सोच रही थी कैटरैक्ट वगैरह, लेकिन फिर ये आ गया कोविड जी। तो मैं तो इतनी किताबें नहीं पढ़ती। अलबत्ता ये है कि सवाने जो है वो पढ़ने का मुझे शौक़ है, और मैं किसी न किसी की सवाने उमरी, मसलन शाहिद हामिद जो हमारे गवर्नर भी रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने अपनी सवाने उमरी लिखी है, वो मैंने पढ़ी। उससे पहले मैंने पढ़ी राशिद लतीफ़ साहब जिनके हमीद लतीफ़ है, उनकी बहुत दिलचस्प है। और आजकल मैं पढ़ रही हूँ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, इरशाद हसन खान, इरशाद नामा जी। तो बस वो मैं ये है कि थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती हूँ, और वो भी सुबह के पहर में। आपने बीए किया, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, तो डिग्री मुकम्मल क्यों नहीं कर पाई? शादी हो गई तो फिर वो बीच में ही रह गई। फिर बच्चे छोटे दोनों पैदा हुए, 2 साल का इनका फ़र्क है। इनको स्कूल ले जाना, स्कूल से लेके आना, इनको तैयार करना, ये सारे काम जो थे इसमें बड़ा वक्त लगता है, और माँ ही तो करते हैं। फिर जब वो बड़ी क्लासों में गए तो फिर मैंने शुरू किया। फिर उनका ये आलम था, वो कहते थे आप बैठ के पढ़ेंगी तो हम पढ़ेंगे, ये हमने ऐसे नहीं पढ़ना। मैंने कहा कितनी माएँ यहाँ पढ़ती हैं, लेकिन ये है कि उनको फिर एक शौक़ होता था कि अम्मी कुछ कर रही है तो हम भी करें। वकालत की डिग्री ले ली, और वो भी घर बैठे ही मिल गई। उन ज़मानों में औरतों को प्राइवेटली करने की इजाज़त थी। फिर उसके बाद LLM हमारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने किया, उसका शुरू किया। LLM मैंने कर लिया। फिर उसके बाद ये बच्चे मेरे बाहर पढ़ने गए, तो मैंने सोचा चलो मैं देखूं कि वहाँ पे क्या होता है। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल में मुझे दाखिला मिल गया जी। मैंने वहाँ जाके फिर MPhil दोबारा से किया। मैं गई तो PhD करनी थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपके LLM रिकग्नाइज नहीं करते। तो मैम ये वकालत का शौक कैसे पैदा हुआ? क्या आपको जावेद साहब से आप इंस्पायर हुई इनको देख के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर में उन्होंने कभी वकालत अदालत की बात ही नहीं की। मैंने तो अखबार में देखा इश्तिहार के जी 100 रुपए दें तो आप इम्तिहान देने के लिए अपना दाखिला ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया औरतों को प्राइवेट करने की इजाज़त थी, मैंने 100 रुपये जाके जमा कराए, किताबें खरीद ली। 1 महीना पहले वो आपको ये दाखिला होता है ना, तो 1 महीना वो था मेरे पास। फिर हर इम्तिहान 7 पर्चे होते थे। हर इम्तिहान के दौरान 1 महीने का दौरानिया था, और 3-4 दिन छुट्टी होती थी हर इम्तिहान। तो वो मैं 3-4 दिन दोहरी बार इसको दोहरा लेती थी। तो इस तरीके से मैंने इम्तिहान दे लिया। हम वहाँ पे रहते होते थे गड़ी शाहू में, जावेद मंजिल जिसको कहते हैं वहाँ पे। अब तो वहाँ म्यूजियम है। तो क्या टीवी वगैरह देखने का मैम आपको शौक है? ड्रामे कोई देखती हैं? कोई जावेद साहब के साथ आपने कोई फिल्म देखी और आपको याद आती हो? कम और बेश देखिए, हमारे जवानी में तो कोई खास आउटिंग वगैरह का कोई दस्तूर नहीं था। सिनेमाज में लोग कम जाते थे? नहीं, सिनेमाज में जाते थे, एक आ जाके वही तो थी एक्टिविटी या रिक्रिएशन। अच्छा। तो मेरे भाई थे डॉक्टर अनवर, जो बच्चों का इलाज करते थे, पिछले साल वो गुजर गए, और उनकी अहलिया वो भी मेरी खालाजाद। तो हम हफ्ते में 1 दफ़ा हफ्ते के दिन इकट्ठे खाना खाते थे, या उनके घर या हमारे घर, और फिर हम इकट्ठे सिनेमा जाते थे। अच्छा। तो ये इनको मर्दों को तो बड़ा शौक था, वो जैसे 007 की फिल्में देखनी। जी। तो बस वही फिल्में हम देखा करते थे। तो ये हमारी तफरीह होती थी उन दिनों। तो लड़कियां जो होती हैं शादी से पहले डरी हुई होती हैं, परेशान होती हैं, और फिर आपकी इतने बड़े घराने में शादी हुई, तो उस टाइम फीलिंग्स क्या थी? बस ये तो था ना कि एक आजमाइश है, क्योंकि आपका अगर नाम मुंसलिक हो जाए किसी बहुत बड़े नाम से, ख़ास तौर पे मुफक्किर पाकिस्तान से, तो आप सोचते हैं कि आपके किसी किए से कोई उंगश नुमाई ना हो, लोग ये ना कह सकें कि देखिए उनके ख़ानदान वाले। तो इसी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लॉ की डिग्री ले ली। मैंने प्रैक्टिस नहीं शुरू की जब तक मेरे शौहर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर नहीं हुए, और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन मैं समझती हूँ 50 से भी ऊपर थी जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ने लोगों में आज़ादी की रूह फूंकी। क्या इम्पैक्ट होता है शायरी का लोगों पे? अल्लामा इकबाल ने तो शायरी का जो था ज़रिया, वो इस्तेमाल ही इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मैं शायरी
से अपना जो है मुद्दा वो लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि नसर कोई पढ़ता नहीं, तो शायरी ये है कि याद कर लेते हैं लोग या सुनते हैं। और अल्लामा इकबाल तो अंजुमन हमायत इस्लाम के जो होते थे जब से, उनमें अपनी शायरी पढ़ते थे तो लोग रोते थे, और वो बिल्कुल सादी सादी नज़में भी होती थी। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, उसके एंड में आज़ाद मुझको कर दे कैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। वाह वाह। तो ये फिर लोगों को अज़बार होते थे। मेरे वालिद बहुत अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ते भी थे और रोते भी थे। और बचपन में मैंने बैतबाजी में बहुत हिस्सा लिया, स्कूल में, कॉलेज में, और मैं हमेशा अव्वल ही आती थी। तो शेर अशार तो मुझे बहुत आते थे, लेकिन उनके अफकार के साथ मेरी इतनी शनासाई नहीं थी। मैं कोई फ़लसफ़ी तो हूँ नहीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कोई ऐसा शेर जो का बहुत फेवरेट हो? असल में उनका सारा कलाम जो है ना वो नौजवानों के साथ मुखातिब होते हैं। और जावेद ने उनको ख़त लिखा जब वो गए लंदन में, उन ज़मानों में ग्रामोफोन राइज हुआ था जी। तो जावेद ने उनको चिट्ठी लिखी, और मेरा ख्याल है उनकी उम्र उस वक्त 8 साल 9 साल थी कि अब्बा मेरे लिए ग्रामोफोन लेके आइए। अच्छा। तो अल्लामा इकबाल ग्रामोफोन तो लेके ना आए थे, ना मैं समझती हूँ उनके पास इतने वसाइल थे। तो उन्होंने उस ख़त पे जवाब दिया, जावेद के नाम उसका पहला ख़त वसूल होने पर, दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। वाह। और खुदा अगर नफ़से जिब्राइल दे तुझे, सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये बहुत इसमें सबक आमोज़ उनकी नज़म है ये जावेद के नाम। लेकिन उसके अलावा आपको पता है बिल्कुल शुरू में इब्तिदा में उन्होंने बच्चों के लिए दुआ लिखी। और मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो वही दुआ हम पढ़ते थे। अब जब मेरे बच्चे स्कूल गए थे वो पढ़ते थे, मेरे पोते पोतियाँ भी पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हमने भी अपने स्कूल में यही दुआ पढ़ी है, की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये मेरी पोती भी मुझे आके सुनाती हुई, ये देखें मैंने दादा बाला की ये सीखी हुई है दुआ। दादा बाला कहती परदादा उनके लगते हैं ना। हाँ जी मैम, आप बहुत से लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, आप वर्किंग वुमेन है, तो वर्किंग वुमेन के लिए क्या कहना चाहेंगी और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना। कि मेरी वालदा ने तो जब पाकिस्तान का क़याम हुआ था अपने घर के अंदर एक स्कूल खोला था जहाँ हम रहते थे। तो अब मैं उसी तरीक़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने घर में तो नहीं, मैंने साथ ही करीब यहाँ स्कूल खोला है, गुलिस्तान सईदा। अच्छा, क्योंकि मेरी वालदा का नाम था सईदा जी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ ये किसी तरह अगर हम औरतों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें ना, तो इससे बड़ा हमारे पास कोई उनके लिए नेमत नहीं है। तो मैम आपको कुकिंग वगैरह का शौक था लाइफ में कभी कुछ? मेरी वालदा बहुत अच्छी कुक थी, क्योंकि मेरे वालिद लीग ऑफ नेशंस में जनीवा में थे। हाँ जी। तो वहाँ पे उनका इंटरनेशनल क्लब होता था, तो वहाँ हर हफ्ते या जब भी उनकी मीटिंग होती थी तो वो किसी न किसी बैनुल-अक़वामी किस्म की कुकिंग सिखाते थे। तो मेरी वालदा को बड़ा शौक था, उन्होंने तो हर दुनिया की सीखी हुई थी। लेकिन बात यह है कि जब वो इतना अच्छा कुक करती थी, मुझे कहती थी आ जाओ तुम भी सीखो, अपने घर में जाओगी तो मैं बावर्ची खाने में जाना। उनका शौक इतना था, उन्होंने खुद ही शुरू हो जाना करना। तो मुझे कह रही थी देख रही हो ना, मैंने कहा हाँ देख रही हूँ। लेकिन देखने से देखे ना, अमल से जिंदगी बनती है, प्रैक्टिकलिटी। तो मैंने क्योंकि उसमें कभी हिस्सा लिया नहीं तो मुझे आता ही कुछ नहीं था जी। तो जब मेरी शादी हुई तो बड़ी परेशानी थी मेरी वालदा को। मुझे कहने की पता नहीं तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुमने सीखा ही कुछ नहीं है जी। इस वक्त मैं दुल्हन बन के तो वहाँ बैठी हुई थी सिटिंग रूम में। हाँ तो मेरी नंद जो है मुनीरा बानो, वो मेरे साथ आके बैठी। तो मुझे कहने लगी अड़िए एक मैं तेन सलाह देवा बुर्च खाने च न जाए, एक दफ़ा बुर्च खाने च बढ़ गई ना तो तेन किसी ने बाहर ही नहीं निकलने देना। तो मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला शक्कर खोरे को खुदा ने शक्कर दे दी। मैंने कभी बावर्ची खाने का रुख ही नहीं किया। अच्छा। और वो खनसामा आम तौर पे आप देखें जब घर में आ जाती है ना घर वाली, तो खनसामे भागता क्योंकि हर चीज़ में मुदाखलत करती। मैंने तो मुदाखलत क्या करनी थी, मैंने कुछ भी नहीं करना था। तो वो फिर खनसामा भी बड़ा खुश था। तो हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत से आप कितनी खुश हैं? अब कुछ कह नहीं सकते, 2.5 साल तो गुजर गए। जो खते गुर्बत से नीचे हमारी आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। खैर एक कोविड भी आ गया, ये इनका सारा कसूर तो नहीं है, लेकिन ना तजुर्बा कार होने की वजह से मैं समझती हूँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके बारे में आप कह सके कि वाकई इसको ये काम आता है, शोबे के बारे में कुछ सही तौर पे पता है। कुछ नहीं पता।
और मैं तो उस वक्त वो जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयर भी हूँ, तो तमाम जो खतूत जाते हैं रियासत को, वो मेरे दस्तखत से ही जाते हैं कि जी हालात को आप बेहतर करें। चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी नसीहत पकड़ ले, कोई पंदो नसीहत करने का फ़ायदा नहीं होता, हर एक ने करना वही होता है जो उसकी मर्जी होती है। लेकिन आपने इतनी खूबसूरत बातें की कि वो दिल को छू रही थी, और यकीनन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन पे अमल भी ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कुछ वनडे सीरीज हुई, और तो क्रिकेट में हीरो से जीरो हो गए और जीरो से फिर हीरो बनते बनते में उनको जो के लिए देर नहीं लगी। मेजबान इंग्लैंड ने वनडे सीरीज तो जीत ली है, ताहम मुसलसल 2 नाकामियों के बाद तीसरे वनडे में कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। ओपनर इमामुल हक ने अपनी रवायत को तोड़ा और लगातार 2 मैचों में नाकाम रहने के बाद तीसरे मैच में मैं जिम्मेदारी तो नहीं कहूंगी, परफॉर्म किया और 56 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम एक बार फिर पुरानी फॉर्म में हमें नजर आए। उन्होंने ना सिर्फ वनडे क्रिकेट करियर में जो कह लें बेस्ट इनिंग्स खेली, बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम। तकरीबन 38 साल में किसी कप्तान के हवाले से ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी, लेकिन बाबर आजम ने ये करियर की 14वीं सेंचुरी मुकम्मल की है। बहुत यंग है माशाल्लाह, और 14 सेंचुरीज इस एज के अंदर कर जाना, इट्स अ बिग थिंग। 158 ये स्कोर्ड कल ऑलमोस्ट 132 गेंदों के ऊपर। उन्होंने नायब कप्तान दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान जो थे उनके साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में कर लिया। कप्तान और नायब कप्तान ने मिलकर तकरीबन 20 ओवर्स में कम से कम 179 रन की बेहतरीन शराकतदारी भी कायम की, और रिजवान ने भी 74 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया। पाकिस्तान ने 332 का टारगेट दिया। अल मुख्तसर तकरीबन 12 गेंदे पहले इंग्लैंड ने ये टारगेट पूरा कर लिया, और उस वक्त जब तकरीबन 110-12 रन अब्दुल हसन बाकी थे, 5 विकेटें गिरी, टॉप ऑर्डर सारा आउट हो चुका था। ये सिचुएशन थी मैच की। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, कल हम बात कर रहे थे, आपने एक टर्म यूज की थी लूजिंग कॉम्बिनेशन, और ये हमें कल तो नजर नहीं आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने कल डिस्कस किया था कि हर एक अपने इंडिविजुअल लेवल पर टीम के लिए परफॉर्म कर, और कल हमने ये देखा एज ए टीम हमें फिर भी नजर आई बॉलर्स की कोशिश की कि हारे बॉलर्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या कहेंगे कल के मैच को लेकर? सबसे पहले सुबह बखैर अरमला और इमरान आपको। और कल मैंने जो लूजिंग कॉम्बिनेशन कहा था वो इसलिए कहा था कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि मिसबाह-उल हक अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। कल हम समझ रहे थे कि शायद मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ की जगह आ जाएं, लेकिन कोई चेंज नहीं किया। वही माइंडसेट, एक ही माइंडसेट पर चल रहे हैं। और कल तो सोने पे सुहागा, आपकी बॉलिंग भी जो थी बुरी तरीके से नाकाम रही। आप देखिए 165 रन पर उनके 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद मैच हार जाना, 332 रन बनवा देना, ये किसके खाते में जाएगा? कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हुई। बाबर आजम ने अगरचे बैटिंग बड़ी जबरदस्त की, बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, मेरी अपनी जाती राय में उन पर कप्तानी का दबाव है, और वो बैटिंग अगर करें बजाय इसके कि वो कप्तानी उनके ऊपर सौंप दी जाए तो वो सरासर ज्यादती है। इसके अलावा आप देखेंगे मिसबाह-उल हक अपने मंजूर नजर फहीम अशरफ और शादाब खान को कैरी किए जा रहे हैं। लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, साबित टेस्ट क्रिकेटर्स कई लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। फहीम अशरफ पाकिस्तान के ईएन बोथम है, उन्होंने 4 विकेटें लिए गुज़िश्ता 10 वनडेज में और 72 रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, बट स्टिल ही इज प्लेइंग। तो क्या पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स का काल पड़ गया है, कहर पड़ गया है? इसी तरीके से शादाब खान को आप खिलाए जा रहे हैं, नायब कप्तान बना दिया। उस्मान कादिर ने क्या बिगाड़ा है? मोहम्मद नवाज को आप लेकर गए लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको नहीं खिला रहे। अब्दुल्ला शफीक को दौरे करा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लगता ये है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस की टीम है। इनसे कोई पूछेगा इस कारकर्दगी का? मिर्जा साहब, ये जो इतनी बुरी कारकर्दगी, पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। इंग्लैंड की बी टीम से हारे, एक दिन बनने वाली टीम, और सिर्फ हारे नहीं है, बुरी तरह हारे हैं। इस तरह से शायद हम किसी बहुत टफ टीम से भी नहीं हारना अफोर्ड कर सकते थे, जैसे ये बी टीम से हारे हैं। विल समबडी आस्क देम कि आपने कितना पाकिस्तान और पाकिस्तानी को शर्मसार किया, जो लोग लाखों रुपए लगा के इनको टीवी पे भी और बराह रास्त देखने के लिए आए उनको भी।
देखिए इमरान, वो जो एक टर्म है ना फारसी की, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, जब ये आएंगे इनको बुलाएंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग बैठे हुए वो खुद किसी के वजह से आए हुए हैं, तो वो क्या पूछेंगे इनसे। हर आदमी जो है वो सिफारिश की बुनियाद पर क्रिकेट बोर्ड में आ जाता है। सोने की चिड़िया है क्रिकेट बोर्ड, वहां पर नोटों की बरसात होती है, तनख्वाहें बारी बारी। प्लेयर के लिए या ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, मिसबाह उल हक हो गए, वकार यूनुस हो गए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने इतना अरसा सर्व किया है। एक बंदे का सेल्फ एनालिसिस भी होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। जब आपको किसी चीज के लिए इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इतने बड़े स्टार्स रहे हैं हमारे मुल्क के, इनको खुद नहीं सोचना चाहिए कि ये इतनी बड़ी जगहों पे बैठ के क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ। देखें, अगर सेल्फ रेस्पेक्ट होती तो वो गालिबन छोड़ देते, अगर नहीं छोड़ते तो कोई ना कोई ऐसा शर्मिंदगी का इजहार करते, लेकिन क्योंकि लाखों रुपए माहाना तनख्वाह मिल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। एहसान मानी साहब पीसीबी के चेयरमैन, वो नहीं पूछते, चीफ एग्जीक्यूटिव वो बाहर से आए, कोई पूछने वाला तो नहीं है। मिर्जा साहब अब चलें, ये वनडे सीरीज को तो जिस तरह से व्हाइट वॉश हुए हम, ये तो बहुत बुरे तरीके से हुए हैं। अब आगे जो T20 सीरीज है, इसका क्या करना है? उसमें आज इंग्लैंड अपनी टीम का ऐलान कर रहा है और उनके कई पुराने प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। तो हमारा लूजिंग कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है? खतरे की घंटी बज जाएगी शायद, क्योंकि वनडे के बरक्स इमामुल हक साहब वनडे नहीं खेलते, T20 खेलते हैं, शर्जील खान आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन तो तब्दील होगा। ये लूजिंग कॉम्बिनेशन फॉर ODI सीरीज था, लेकिन अब T20 सीरीज में कॉम्बिनेशन तब्दील होगा। दुआ करें जीत जाए, अगर 1-2 मैच भी जीत गए तो बस फिर ये इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वेस्ट इंडीज जाएंगे, वहां देखें वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में हरा रही है, और हम लोगों का अल्लाह के हाफिज है, बहुत दुख होता है हम अगर क्रिटिसाइज करते तो बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिटिसाइज करते। इमरान, आपको भी दुख होता है? बहुत दुख होता है। और कल तो क्रिस गेल ने अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया, 14,000 रन बना गए, वेस्ट इंडीज सीरीज जीत गया। सो बड़ी सारी खुशियां कल वेस्ट इंडीज के लिए थी। खैर मिर्जा साहब, अफसोसनाक तो है, लेकिन पेवस्तर है शजर से, उम्मीदें बाहर रख। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तानी सीरीज के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब T20 सीरीज में उम्मीद करते हैं कि हम जीते। इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की, जिसमें खुशी बाट हमारे साथ मौजूद है। और खुशी, आज आप हमें क्या बताने वाली है? ओवर टू यू। थैंक यू अर्मिला। आज मैं व्यूअर्स को बेसिकली कोर की एक्सरसाइज बताऊंगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, बट इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी कि आप घर पे कर ना सकें। ये इजीली घर पे की जा सकती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ ऑन द ग्राउंड, शुड बी ऑन द फ्लोर, बैक आपकी फ्लोर पे होनी चाहिए। डायमंड सिटअप्स करेंगे, फीट शुड बी टुगेदर, नीज ओपन अप एंड एक्सहेल, ब्रीद इन एज यू गो डाउन, एज यू सिट अप, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जो बिगनर्स हैं वो हाफ भी कर सकते हैं, हैंड बिहाइंड देयर हेड, मेकिंग श्योर देयर नेक इज सेफ। नेक को पुल नहीं करना इस तरह आपने, ठीक है, जस्ट शोल्डर को लिफ्ट करना है और कोर को टाइट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज इज टो टैप्स, लेग्स अप। आप अगर बिगनर है लेग्स नीचे भी कर सकते हैं, इस तरह ही बेंड कर सकते हैं, बट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप लेग्स स्लाइटली उठाएंगे और बेंड होंगी नी स्लाइटली, एंड रीच आउट फॉर योर टोज एंड ब्रीद आउट सेम वे, मेक श्योर नेक इज सेफ and breathe out as you reach out for your legs. Third exercise is flutter kicks. Make sure your legs are straight, pointed, and keep your stomach tucked in and keep breathing out. Alternate leg raises for beginners. Legs on the floor. Neck is rested, head is rested. Okay, the fourth one is up, bend down, reverse crunches. We go forward and then we go up. Breathe in as you go forward, breathe out as you come. आप ये आराम से भी कर सकते हैं, फ्लोर पे लेके जाएं, बेंड करें, स्ट्रेट करें, नीचे दोबारा फ्लोर पे ले जाएं। ओके, सो फिलहाल आप ये 4 एक्सरसाइजेस जो है प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 12 to 15 reps each exercise, 4 to 5 rounds आप ये घर पे करें, and you'll feel the core burning, और आपको फील होगा कि आप कोर पे वर्क कर रहे हैं, and you actually feel कि it's getting strengthened day by day. So आपने ये प्रैक्टिस करनी है घर पे, and I'll make sure कि मैं next time आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज बताऊँ. So I'll see you guys soon. Take care. so much खुशी बात, सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताने के लिए खुशी ने आपको बता दिया। सबसे टफ वैसे कोर की होती है। आप यूजुअली जो आपके ये वाले फैट्स हैं बड़े स्टबन फैट्स होते हैं,
ये जाते नहीं है। खैर, वंस अगेन आई होप कि आपने शो एंजॉय किया जी। हमें फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा और इस उम्मीद के साथ कि आप कोविड SOPs का ख्याल रखेंगे, वैक्सीन लगवा लेंगे अगर नहीं लगवाई, और उसके साथ साथ डेल्टा वायरस खास तौर पे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा अपने लिए भी करेंगे और अपनी फैमिलीज़ के लिए भी करेंगे, क्योंकि अब आसपास से दोबारा वही खबरें आना शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ था उनको दोबारा से हो रहा है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड स्टे सेफ। अब आज हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।